आज की वीडियो में हम सीटेन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ा था और ऑक्टेन नंबर हमें क्या बताता है, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। देखते हैं सीटेन नंबर में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सीटेन नंबर, डीजल इंजन फ्यूल हैव लोअर ऑक्टेन नंबर एंड आर मच मोर यूजफुल देन दोज हैविंग द हायर ऑक्टेन नंबर्स। तो डीजल फ्यूल जो होता है आपका, उसका बहुत कम ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है देन एज़ कम्पेयर टू द अदर विच आर हैविंग द हायर ऑक्टेन नंबर। तो सीटेन नंबर आपका क्या होता है, वो नंबर जो कि डीजल की क्वालिटी बताता है, और ऑक्टेन नंबर आपका क्या था, जो गैसोलीन की क्वालिटी बताता है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर क्या बताता है, गैसोलीन की क्वालिटी, और सीटेन नंबर क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ अ डीजल फ्यूल विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर कॉल्ड सीटेन नंबर। जैसे कि हेक्साडेकेन हो गया, इट हैज़ द सीटेन नंबर ऑफ 100 एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड फ्यूल, वेयर एज अल्फा मिथाइल फिनील, ये क्या है आपका, वेरी पुअर फ्यूल है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर क्या है, 0। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आती है, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो जाएगा, सीटेन नंबर ज़्यादा हो जाएगा, वो आपका बेटर फ्यूल माना जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि हमने सीटेन नंबर ऑक्टेन नंबर में देखा था। Okay, so the good quality diesel fuel required more modern diesel engine having cetane number greater than 45. So there is a condition for quality of fuel कि आपकी डीजल की क्वालिटी तब अच्छी मानी जाएगी तब जब आपका सीटेन नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 45 होगा। ओके, तो डीजल फ्यूल की क्वालिटी गुड कब मानी जाएगी, जब वो क्या हो, ग्रेटर देन 45 हो। नाउ सीएनजी एंड एलपीजी, ये तो आपको पहले से ही पता होंगे, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं। एलपीजी इज़ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके होम्स में यूज़ होती है, ठीक है। एंड इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या कंटेन होते हैं, मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको शायद एक्सप्लेन किया था या इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेचुरल गैस में क्या कंपोजिशन होता है, मीथेन और इथेन का, और एलपीजी में किसका कंपोजिशन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, और वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ये जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम अपने होम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन होता है। तो मैंने आपको 3 गैसेस के बारे में बताया और उनके मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताया। नेचुरल गैस, उसके अंदर आपका क्या होता है, मीथेन एंड ईथेन। एलपीजी, उसके अंदर होता है आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एंड सीएनजी, उसके अंदर ओनली मीथेन। प्लीज़ कीप दिस पॉइंट्स ऑन योर माइंड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके एल्केन्स की। एल्केन्स जो होते हैं, या तो वो नॉन पोलर होते हैं और हैव अ वीक पोलराइजेशन। वैसे तो वो नॉन पोलर ही होते हैं क्योंकि वो पोल्स नहीं बनाते, या फिर अगर होता है तो थोड़ा बहुत वीक पोलराइजेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है एल्केन मॉलिक्यूल का, वो या तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो वो नॉन पोलर हुआ, क्योंकि पोल्स जनरेट नहीं होंगे। पोल्स को जनरेट होने के लिए बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनना चाहिए, बट यहाँ सेम एटम्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नॉन पोलर, म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो CH बॉन्ड जो है उनके बीच में जब बनता है तब थोड़ा बहुत पोलरिटी शो करते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हल्का सा डिफरेंस होता है, नॉट अ बिग वन बट बहुत थोड़ा सा। कार्बन आइटम्स इंक्रीज़ करेंगे तो फिजिकल कांस्टेंट भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो भी इंक्रीज़ करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर मीथेन हम लेते हैं, ठीक है, और वहीं अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, तो इन दोनों में से किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इस पॉइंट ने बता ही दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी स्ट्रॉन्ग होंगी, जब कार्बन की एटम्स की लेंथ बढ़ेगी। नाउ द डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस एरिया एंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अभी किस तरीके से डिपेंड करता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरफेस एरिया और डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है ना,
एंड इन द वैल्यू ऑफ डाइपोल एंड सरफेस एरिया ऑल्सो। तो जितना जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना डाइपोल मोमेंट में वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। Now branching in a chain reduces the surface area and therefore डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ही बताया था आपका बॉइलिंग पॉइंट का आप क्या रिलेशन शो करेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो वो ये पहला पॉइंट कि ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग का क्या मतलब है मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्रांचिंग का क्या, देखिए ये आपके स्ट्रेट चेन, अब इसके अंदर से भी ये ब्रांचेस निकलनी है, फिर इसके अंदर से एक और ब्रांच निकल रही है, तो ये देखिए सरफेस एरिया अपने आप इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। वहीं अगर मैं सिंपल चेन बनाती हूँ तो ये एक चेन ऐसे बन रही है, तो इन दोनों में सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ना तो मेल्टिंग पॉइंट डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको रेगुलर ट्रेंड शो कर देगा कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वो बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रेगुलर ट्रेंड शो नहीं करता। आप बेसिकली ऐसे पता कर सकते हो, जो मॉलिक्यूल्स ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन करते हैं वो बेसिकली कम मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं देन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नेक्स्ट कम, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एल्केन एटम्स इन दी कार्बन एटम्स इन दी एल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन जो होते हैं एल्केन्स में वो क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी और एंगल कितना होता है बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। नाउ एल्केन्स हैव द हायर डेंसिटी ऑफ 0.8। एल्केन्स इज डेंसर देन द वाटर। एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, डेंसर होते हैं। एल्केन्स आर soluble in non-polar solvent but insoluble in polar solvents। दिस इज द क्रिस्टल क्लियर पॉइंट कि एल्केन्स क्यों नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। देखिए आपने ये तो सुना होगा दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है, जो कंपाउंड जैसा है वो अपने ही वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो एल्केन खुद भी नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मतलब क्या होते हैं, जिनके पोल्स क्रिएट नहीं होते। अब जैसे कार्बन कार्बन है, अब ये दोनों सेम स्पीशीज़ हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा नहीं, इसीलिए नॉन पोलर माने जाएंगे। मतलब कि म्यू नॉट इज 0 हो जाएगा, नॉन पोलर है ना इसीलिए। तो यहाँ पर ये किस में डिसॉल्व होंगे, ये हो सकते हैं डिसॉल्व आपके बेंजीन में हो सकते हैं डिसॉल्व आराम से। बेंजीन भी क्या है आपका, नॉन पोलर है इसीलिए। तो दिस नॉन पोलर एल्केन डिसॉल्व्स ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉट इन पोलर सॉल्वेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड द साइक्लो एल्केन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।